हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट रन लॉज को। शॉर्ट टाइम पीरियड में प्रोडक्शन का जो लॉ हमें देखने को मिलता है हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, जिसका नाम था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर के मीनिंग से लेकर उस लॉ के अंदर 3 टाइप ऑफ रिटर्न को डिटेल में डिस्कस कर लिया है और उसी के साथ हमारा वो लॉ कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम शॉर्ट रन में मिलने वाले दूसरे लॉ को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी भी इंडस्ट्री में और फर्म में 2 लॉ देखने को मिलते हैं या 2 लॉ एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें से एक था लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर और दूसरा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब 2 लॉज थे और दोनों के दोनों शॉर्ट रन लॉ हैं, बट शॉर्ट टाइम पीरियड में हम 2 लॉ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या और ये किस तरह की थ्योरीज या किस तरह की बातें बताता है अबाउट द प्रोडक्शन। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉज जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। दोनों ही टाइप ऑफ लॉज में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। चूँकि दोनों का दोनों लॉ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिलता है, तो ऑलमोस्ट फीचर्स जो हैं वो दोनों लॉज के सेम हैं, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कि हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर में 3 टाइप ऑफ रिटर्न्स डिस्कस किए थे, जिनमें से हम लोगों ने एक टाइप डिस्कस किया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। वहाँ पे उस लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो बताता है कि हम जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करेंगे यूनिट वाइज, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज होगा और उसके इंक्रीज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट होगा, और वो लॉ प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। सो ये एक डिमेरिट है उस लॉ की। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जितने भी थे उन्होंने प्रोडक्शन की स्टडी करी और उन्होंने वो लॉ प्रपोन किया कि शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी भी इंडस्ट्री में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर काम करता है। फिर उन्होंने कांस्टेंट रिटर्न्स की बात कर दी, जिसको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना था कि कांस्टेंट रिटर्न्स जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए वो लॉ थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है और इसीलिए उन्होंने शॉर्ट टाइम पीरियड में मिलने वाले नियम को यानी कि लॉ को अपने तरीके से प्रपोन किया और नाम दिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ बताता है कि जब आप, चूंकि ये शॉर्ट पीरियड लॉ है तो कंडीशन सारे वही रहेंगे कि आपके पास एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा जो कि लेबर है। सो 1 वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इन द शॉर्ट रन, जब आप उसके यूनिट को चेंज करोगे और चेंज में आप या तो बढ़ाओगे या तो घटाओगे, तो अगर आप यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। फिर आप जैसे जैसे इनपुट के यूनिट्स को यानी कि वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को और ज़्यादा बढ़ाते हो, देन टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन उसके बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग हो जाता है। और फिर ये लॉ बोलता है कि अगर आपने उसके बाद भी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का रेट क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। और यही लॉ एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि टोटल प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो इनिशियली इंक्रीजिंग रेट से होगा, फिर आफ्टर सम लेवल
डिक्रीजिंग रेट से होगा एंड आफ्टर दैट नेगेटिव रेट से होगा। तो सबसे पहले हम लॉ के मीनिंग को देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताता है, और फिर हम लोग इस लॉ के भी एजम्पशंस देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और मेरिट एंड डिमेरिट्स के साथ हम इस लॉ को ख़त्म करेंगे, इसके कॉजेज वगैरह में। सो मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस लॉ states that if we increase the unit of variable factor, that is labor, in the short period, in the short run, first of all, total production increases at an increasing rate after some level. It will increase at a decreasing rate and then at नेगेटिव रेट। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है कि जब आप इंक्रीज करते हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को, जिसका जो कि है लेबर, शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर लेबर है और हम उसको यूनिट वाइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनपुट के बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ता है, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। लेकिन शुरुआत में इंक्रीज होने का रेट कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। आफ्टर सम लेवल टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो करेगा, लेकिन उसके इंक्रीज होने का रेट कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। और अगर उसके बाद भी हमने इनपुट को बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ने का रेट नेगेटिव होगा। नेगेटिव रेट से बढ़ने का मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन आपका घटेगा। अब सवाल है कि टोटल प्रोडक्शन कैसे घटने लग जाएगा, ये क्यों घटेगा? तो इन सारी चीज़ों को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं टेबल से और डायग्राम से। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग। एंड अब बात करते हैं कि ये जो लॉ है ये आपके कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। इस लॉ को भी प्रूव करने के लिए आपको कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ेगा एज इट इज़। अगर आप उन बातों को मान लेते हो तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला अजम्पशन है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है तभी ये लॉ हमें देखने को मिलेगा या ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो फिर आपको ये लॉ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में ही वेरिएबल फैक्टर हमारे पास सिर्फ लेबर है। अगर आप टाइम पीरियड लॉन्ग कर देते हो तो फिर वेरिएबल फैक्टर तो सारे हो जाएंगे, फिर ये लॉ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला एजम्पशन कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। सेकेंड एजम्पशन है लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर। लेबर एकमात्र ऐसा फैक्टर होगा जो कि वेरिएबल होगा। लेबर के अलावा और भी दूसरा कोई फैक्टर वेरिएबल नहीं होगा, बाकी के सारे फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होंगे, ये अज्यूम कर लिया गया है। नेक्स्ट, जितने भी लेबर के यूनिट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, यूनिट्स ऑफ लेबर इज होमोजीनियस। जितने भी लेबरर्स का हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस
वो सारे के सारे लेबरर्स अपने आप में होमोजीनियस होने चाहिए, उनकी प्रोडक्टिविटी सेम होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट एजम्पशन इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो भी टेक्नोलॉजिकल स्टेट का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजिकल कंडीशन को आप चेंज कर देते हो तो फिर आपको ये लॉ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मान लें कि जो टेक्निकल स्टेट है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। अगर आप इसको एज इट इज़ मानते हो तभी आपको ये लॉ देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ये लॉ आपका प्रूफ नहीं हो पाएगा। ये कुछ एजम्पशंस थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। इन एजम्पशंस के बिना आपको ये लॉ एप्लीकेबल नहीं मिलेगा, इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर से टेबल और डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि हमने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर में देखा था। उस लॉ को भी एक्सप्लेन करते हुए हमने डायग्राम और टेबल ड्रॉ किए थे। एजम्पशंस को जब आप देख रहे हैं तो आपको ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर से बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों लॉज में मैंने पहले ही बताया कि दोनों लॉ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बस माइनर सा डिफरेंस ये है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कांस्टेंट रिटर्न्स को इंक्लूड नहीं करता है और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर कांस्टेंट रिटर्न्स को बताता था। बस अब हम लोग इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल में हम कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे। जैसे सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेंगे हम, जो कि है लेबर। उसके बाद हम क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर भी ले लेंगे। देन आप टोटल प्रोडक्शन लोगे, उसके बाद हम एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे और मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे। ये तीन फैक्टर्स हमारे मेन हैं। इन तीनों की मदद से, यानी कि टोटल, एवरेज और मार्जिनल, इन तीनों की मदद से हम अपने लॉ को प्रूफ कर लेंगे और देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर वो कैसे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम टेबल से प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड लेंगे। फिक्स्ड फैक्टर की क्वांटिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे पास फिक्स्ड हैं, तो हम इनको फिक्स्ड रखेंगे एज इट इज़। और इस तरह से देन हम क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेंगे, जो कि लेबर है। स्टार्टिंग हम करेंगे 0 से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 यूनिट तक हम लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को ले लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को आप देखोगे तो हमने यूनिट वाइज इंक्रीज किया है, ठीक है, वो आपका यूनिट वाइज बढ़ रहा है। अब हम टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू लेंगे। टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ले रही हूँ अपने मन से, ताकि मैं ये लॉ को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इनिशियली जब वेरिएबल फैक्टर 0 है और फिक्स्ड फैक्टर है, तो इन दोनों की मदद से जब प्रोडक्शन करने की आप कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा और टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो 0 होगा। फिर जब हमारा फिक्स्ड फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर भी है, उसका 1 यूनिट है, तो सपोज एक लेबर मिल करके काम कर रहा है विद द फिक्स्ड फैक्टर, तो 2 यूनिट जो है आउटपुट का, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। फिर जब लेबर की क्वांटिटी को हमने यूनिट वाइज इंक्रीज किया फ्रॉम 1 to 2, देन आपका टोटल प्रोडक्शन जो होगा फिर 2 से बढ़कर के सपोज हो जाएगा 5, फिर 2 से 3 करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन फिर बढ़ के हो जाएगा 5 से
9। उसके बाद हम जैसे जैसे यूनिट वाइज टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, उसी तरह से टोटल प्रोडक्शन जो होगा आपका वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सपोज कुछ इस तरह से 9 to 12, 12 to 14, 14 to 15, अगेन 15 से 15, और उसके बाद भी हमने 7 to 8 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा दिया, तो टोटल प्रोडक्शन जो है हमारा वो 15 से 13 हो गया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होते होते घट जाता है। फिलहाल हम एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे। एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए हम टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सो टीपी डिवाइडेड बाय क्यूएल, 0/0 इनडिटर्मिनेट, 2/1 वैल्यू आएगा आपका 2, 5/2 तो वैल्यू आ जाएगा 2.5, 9/3 तो वैल्यू आएगा 3, 12/4 वैल्यू आ जाएगा आपका 3, 14/5 तो वैल्यू आएगा आपका 2.4, 15/6 तो वैल्यू आ जाएगा आपका 2.2। उसके बाद 15/7 जब आप करोगे तब वैल्यू आपका आएगा, अच्छा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8, 2.8, और फिर 15/6 करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.5, देन 15/7 करो तो वैल्यू आ जाएगा 2.1, और 13/8 करेंगे आप तो वैल्यू आएगा आपका 1.9, लगभग लमसम में हम ले रहे हैं पॉइंट के बाद का वैल्यू, ठीक है। आप एग्जैक्ट करोगे तो 7। चलो अब यहाँ पे हमारा एवरेज प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो निकल आया है, एंड अब हम मार्जिनल प्रोडक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अपने लास्ट क्लास में यूज़ भी किया है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1। सो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट निकालने के लिए हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट में से घटा देते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1 यूनिट को। अब हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हैं। इसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था। इनिशियली टोटल प्रोडक्शन इज 0 तो 0 हो जाएगा, फिर फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे तो उसी यूनिट के टोटल में एक उससे पहले वाले यूनिट को घटाएंगे। सो 2 - 0 इक्वल्स टू 2, फिर 5 - 2 इक्वल्स टू 3, 9 - 5 इक्वल्स टू 4, 12 - 9 इक्वल्स टू 3, 14 - 12 इक्वल्स टू 2, 15 - 14 तो वैल्यू आ जाएगा 1, 15 - 15 वैल्यू आएगा 0, एंड 13 - 15 तो वैल्यू आ जाएगा -2। अब हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कहता है वो हमें इस टेबल से दिखेगा। लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम यूनिट वाइज शॉर्ट पीरियड में यूनिट वाइज वेरिएबल फैक्टर के यूनिट को बढ़ाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। पहले टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और उसके बढ़ने का जो रेट है वो इंक्रीजिंग होगा। अब देखो 0 से लेकर के 4 यूनिट तक हमने जैसे जैसे टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, तो 0 से लेकर 3rd यूनिट तक हमने जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया है यूनिट वाइज, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। 2, 5, 9 लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ने का रेट इंक्रीजिंग होगा। रेट का पता हम मार्जिनल प्रोडक्शन से लगाते हैं, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो टोटल प्रोडक्शन का डिफरेंस होता है। तो 0 से लेकर 3rd यूनिट तक जब हम अपने मार्जिनल प्रोडक्शन को देखते हैं तो ये भी हमको इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बढ़ने का रेट कैसा है,
इंक्रीजिंग है। ये हो गया आपका टोटल प्रोडक्शन का इनिशियल स्टेज कि इनिशियली हम जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएं टोटल प्रोडक्शन बढ़ा और बढ़ने का रेट भी कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। फिर लॉ बोलता है कि अगर आप उसके बाद भी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। आपने 4 से लेकर 7 यूनिट तक यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया तो 4 से लेकर के 7 यूनिट तक आपका टोटल प्रोडक्शन फिर से बढ़ रहा है। 9, 12, 14, 15 ये बढ़ रहा है, यहाँ तक तो बढ़ रहा है। जब हमने अपने मार्जिनल प्रोडक्शन को देखा तो ये बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्शन, मतलब टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन लॉ बोलता है कि बाद में टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्शन को 4 से लेकर के 7 यूनिट तक ये आपका घटना शुरू हो गया है। 4, फिर 3, 2, 1 एंड देन 0, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन अब डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बढ़ने का रेट कैसा है, डिक्रीजिंग है। दूसरी बात भी, दूसरा कंडीशन या सिचुएशन भी टोटल प्रोडक्शन का प्रूफ होता है टेबल से। और फिर लॉ बोलता है कि अगर आपने उसके बाद भी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का जो रेट है वो नेगेटिव होगा। आप देखोगे 7 से लेकर 8 यूनिट तक जब हमने अपने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को फिर बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन 15 से 13 हो गया। 15 से 13 होने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो ये -2 है। इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ नेगेटिव हो चुका है, मतलब टोटल प्रोडक्शन को कहेंगे कि ये बढ़ रहा है लेकिन इसके बढ़ने का रेट नेगेटिव है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी वैल्यू के बारे में अगर हम कहते हैं, मान लीजिए 15 है, फिर ये 12 हो गया, फिर ये 10 हो गया, उसके बाद ये 9 हो गया, तो अगर आप इस वैल्यू को बोलोगे, देखोगे तो आप सिंपली बोलोगे कि ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज कर रहा है। इसी को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ, दूसरे शब्दों में बोलूँ, नॉट लैंग्वेज में, अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने का रेट नेगेटिव है। बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव रेट से। जैसे 15 से 12 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 12 में 15 घटाओगे तो -3, 10 में 12 घटाओगे तो -2, 9 में 10 घटाओगे तो -1। डिफरेंस जो आ रहा है चूंकि वो नेगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस एट ए नेगेटिव रेट। ये दोनों बातें हम कह सकते हैं इन केस ऑफ जब कोई भी वैल्यू डिक्रीज करता है, तब कि वैल्यू या तो घट रहा है, और अगर आप इसको दूसरे शब्दों में बोलोगे तो ये भी सही है कहना कि वैल्यू बढ़ रहा है और बढ़ने का रेट नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव रेट से बढ़ती है इसका मतलब है कि वो घट रही है। ठीक है, सो टोटल प्रोडक्शन जो है यहाँ पे 7 से 8 यूनिट इनपुट के बढ़ाने पर बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने का रेट नेगेटिव है, और ये बात हमारा टेबल प्रूफ करता है, और जो लॉ है वो भी हमारे इस टेबल से प्रूफ होता है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हमने एक्सप्लेन कर लिया टेबल से। अब हम लोग इसी टेबल में जितने भी वैल्यूज़ हमने लिए हुए हैं इसी के बेसिस पर ग्राफ बना लेंगे, कर्व ड्रॉ कर लेंगे, और कर्व से भी एक बार हम अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को प्रूफ करेंगे कि क्या ग्राफिकली इनपुट के बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ता है और बढ़ने का जो रेट है इनिशियली क्या वो इंक्रीजिंग होता है, फिर कुछ वक्त के बाद डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और क्या उसके बाद भी अगर इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन अगर उसके बढ़ने का रेट नेगेटिव हुआ तो वो नेगेटिव रिटर्न्स को दिखाता है। अब आप देखो हमने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट नहीं क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम ले लेते हैं।
जो कि है हमारा लेबर, और वाई एक्सिस पर हम यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों को दिखाएंगे एक साथ। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेबल आपका जो भी वैल्यूज़ है आप उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। आप सिंपली इसको प्लॉट कर दोगे स्केल की मदद से, तो आपका कर्व बनकर आ जाएगा। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप टीपी, एपी, एमपी तीनों दिखा रहे हो, तो आपको ओवरऑल में देखना होगा कि मिनिमम वैल्यू कितना है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो मैक्सिमम वैल्यू है 15 और मिनिमम वैल्यू है 0। उसके बाद मिनिमम में और जाओगे तो नेगेटिव भी है, विच इज़ -2। तो आप एक एक्सिस और ड्रॉ कर लोगे जो कि होगा आपका वाई डैश। अब आप इसको स्केलिंग कर लो, आपको 1 से 15 तक जाना है। आप 1 का डिस्टेंस लेके बना सकते हो, यहाँ पे सिंपली हम 2 का डिस्टेंस लेकर के भी बना लेंगे, तो हमारा ग्राफ ईजिली बन जाएगा। और यहाँ ले लेंगे -2। अब हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाएंगे, और कर्व बनाना हम सीख चुके हैं रिलेशनशिप में। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ लेबर लेते हैं और टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू लेते हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट्स पे डॉट बनाते जाते हैं और फिर लास्ट में सारे डॉट्स को मिला देते हैं, तो हमें टोटल प्रोडक्शन का कर्व मिल जाता है। अब यहाँ पर इनिशियली जब वेरिएबल फैक्टर 0 तो आउटपुट भी 0, कॉमन पॉइंट यहाँ पर बनेगा। फिर जब वेरिएबल फैक्टर है हमारा 1, देन आउटपुट का प्रोडक्शन है 2, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर होगा। फिर 2 पर टोटल प्रोडक्शन है 5, तो कॉमन पॉइंट हमारा 6 के नीचे 4 के ऊपर बनाएंगे हम स्केल की मदद से। देन 3 पर है 9, उसके बाद 4 पर है 12, 5 पर है 14, फिर आपका 6 पर हो गया है 15, देन 7 पर है आपका 15 और 8 पर है 13। अब हमको सारे डॉट्स मिल गए, तो हम इन सारे डॉट्स को मिलाएंगे, तो हमको टोटल प्रोडक्शन का कर्व इजीली मिल जाएगा। ये बन गया हमारा टोटल प्रोडक्शन का कर्व। अब हम इसी ग्राफ में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर और एवरेज प्रोडक्शन को बना लेंगे। यहाँ पे आप एवरेज प्रोडक्शन को नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी काम चल जाएगा, आप मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व बना लोगे तो उसी से हम ये लॉ को प्रूफ कर लेंगे। हालांकि आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन को अवॉइड करते हुए मार्जिनल प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर का कर्व बनाती हूँ, मतलब क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर और एमपी के वैल्यूज़ की मदद से एमपी का कर्व ड्रॉ करेंगे। 0 पे है 0, 1 पे है मार्जिनल प्रोडक्शन 2 यानी यहीं पे होगा, 2 पर है मार्जिनल प्रोडक्शन आपका 3, तो कर्व आपका यहाँ बनेगा। फिर 3rd पर है मार्जिनल प्रोडक्शन 4 जो कि यहाँ आएगा दोनों के कॉमन पॉइंट्स पर। देन 5 पर है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 4 पर है मार्जिनल प्रोडक्शन 3, फिर 5 पर है मार्जिनल प्रोडक्शन 2, देन 7 पर मार्जिनल प्रोडक्शन है आपका 6 पर है मार्जिनल प्रोडक्शन 1, 7 पर है मार्जिनल प्रोडक्शन 0 और 8 पर है मार्जिनल प्रोडक्शन -2। अब हम इन सारे डॉट्स को भी मिला देंगे तो हमें मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व मिल जाएगा।
जो कि कुछ इस तरह से पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करते हुए नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व और ये है टोटल प्रोडक्शन का कर्व। अब इस ग्राफ में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ग्राफ में आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। आपको 3 स्टेजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेज है वो आपका होगा, फर्स्ट स्टेज जो बनेगा इस ग्राफ में वो हमारे 3rd यूनिट पर बनेगा। और सेकंड स्टेज जो होगा हमारा वो 7th यूनिट पर होगा। ये 3 स्टेज हमारे टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के कर्व पे कहाँ कहाँ हम लोकेट करेंगे ये जानने वाली बात है। सबसे पहला जो स्टेज है आपका स्टेज 1, ये होगा ओरिजिन O से लेकर पॉइंट K तक ऑन द कर्व TP। टोटल प्रोडक्शन पर हम एक पॉइंट लोकेट कर रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं पॉइंट K, और 0 से लेकर K तक का जितना भी एरिया है ये स्टेज 1 है। क्योंकि इस स्टेज में, स्टेज 1 में फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि स्टेज 1 में आप जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। टोटल प्रोडक्शन का आप कर्व देखोगे तो ये अपवर्ड राइजिंग है, और इसके अपवर्ड होने का जो शेप है वो लिटिल बिट कॉन्वेक्स होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा और बढ़ने का जो रेट है वो इंक्रीजिंग होगा। और जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज करता है। और इसीलिए स्टेज 1 0 से लेकर 3 यूनिट तक आप अपने मार्जिनल प्रोडक्शन के कर्व को देखोगे तो ये भी आपको अपवर्ड राइजिंग मिलेगा, ये भी आपका इंक्रीज कर रहा है। सो स्टेज 1 में सारे के सारे जो प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज करता है। अब सेकेंड स्टेज की बारी आती है, स्टेज नंबर 2। सेकेंड स्टेज आपका होगा फ्रॉम पॉइंट K टू पॉइंट T। सपोज इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट T। अब पॉइंट K से लेकर पॉइंट T ऑन द कर्व TP का जितना भी एरिया है ये स्टेज 2 कहलाएगा, क्योंकि इस स्टेज में फर्म को डिक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को 3 से लेकर 7 यूनिट तक हम यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाएंगे, देन हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज करेगा, और उसके इंक्रीज होने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि अब कर्व का जो शेप है वो बदल चुका है। पहले कॉन्वेक्स था और अब कर्व का शेप कॉनकेव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो गया है। तो ये आपको इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स बता रहा है। और जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो मार्जिनल प्रोडक्शन घटता है, और इसीलिए आपको मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व या ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता हुआ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देता है, डिक्रीजेस। फिर हमारा आता है स्टेज 3। स्टेज 3 जो है हमारा वो पॉइंट T के बियॉन्ड होता है ऑन द कर्व TP। ये जो स्टेज 3 है ये नेगेटिव रिटर्न्स को बताता है, क्योंकि स्टेज 3 में इंडस्ट्री को नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को बढ़ाते हो, देन टोटल प्रोडक्शन अब आपका बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ने का रेट नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव रेट से टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन घट रहा है, और इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व एक्स एक्सिस के नीचे उतर गया है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया है। ये 3 स्टेजेस हैं जो कि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ग्राफ में देखने को
मिलते हैं। यहाँ पे पॉइंट के का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट के को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बतलाता है कि इसी पॉइंट पर टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व है वो अपने इंक्रीज होने के रेट को चेंज करता है। इसी पॉइंट तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद से टोटल प्रोडक्शन का जो कर्व है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना शुरू कर देता है। सो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का कर्व अपने स्लोप को बदलता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट टी मैक्सिमम प्रोडक्शन को दिखा रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि अब एक्स्ट्रा इनपुट के लगाने पर भी फर्म एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं बना सकता है। हर एक इंडस्ट्री की फर्म की अपनी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। पूर्ण क्षमता के बाद अगर आप इनपुट के एक्स्ट्रा यूनिट को लगा भी दें, बढ़ा भी दें, तब भी आपका जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो इंक्रीज नहीं होगा। और बल्कि उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लेबर को लगाते हो, जितने लेबरर्स की ज़रूरत है, अगर आप उससे भी ज़्यादा लेबरर्स को काम पे लगाते हो तो आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटने लग जाएगा। और यही आपको इस लॉ के कर्व से पता चलेगा कि हमारा एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के बजाय घटा रहा है, क्योंकि जितने लोगों की ज़रूरत है अगर आप उससे ज़्यादा लोगों को काम पे लगा दोगे तो फिर आपका प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटने लग जाएगा। और टी मैक्सिमम प्रोडक्शन को दिखा रहा है क्योंकि इसी पॉइंट पर अगर आप देखें तो मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 के बराबर है। और हमने रिलेशनशिप में पढ़ा है कि जहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है टोटल प्रोडक्शन वहीं पे मैक्सिमम होता है। टेबल में हम देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है एट 7th यूनिट ऑफ आउटपुट, 7th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पर, और यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन 15 है। इसके बाद मैक्सिमम के बाद हमने इनपुट को बढ़ा भी दिया तब भी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। ये हो गए आपके 3 स्टेजेस और हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो प्रूफ होता है। यहाँ पे एक बातें और आपको जाननी है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के क्या कारण हैं, यानी कि स्टेज 1 इंडस्ट्री को देखने को मिलता है तो इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो स्टेज 1 के वही सारे कॉजेज़ होंगे जो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में पढ़े हैं। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बोथ द फैक्टर्स फिक्स्ड और वेरिएबल, तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा। बेटर कोऑर्डिनेशन भी आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देगा और डिवीजन ऑफ लेबर करते हो तब भी आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर स्टेज 2 के कॉजेज़ की बात की जाए कि स्टेज 2 के क्या कारण हैं, क्यों डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है, तो सेम कॉज आपको पढ़ना है यहाँ पे जो हमने लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में डिस्कस किया था कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बोथ फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। अगर आप लेबरर्स को, फिक्स्ड फैक्टर्स को अंडर यूटिलाइज करते हो, जितनी कैपेसिटी है उनके काम करने की, अगर आप उनको उनकी पूर्ण क्षमता में इस्तेमाल नहीं करते तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का रेट डिक्रीजिंग होगा। और वहीं पर स्टेज 3 के कॉजेज़ की बात की जाए तो ये आपका दिखाता है एक्सेस ऑफ इनपुट को। अगर आप एक्सेस मात्रा में इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस मतलब जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा इनपुट को लगाते हैं तो आउटपुट बढ़ेगा नहीं, बढ़ने के बजाय घट जाएगा। और ये हो गया आपका कॉज। एंड देन एक और बात आपको जाननी है कि कोई भी प्रोड्यूसर इन तीनों स्टेजेस में से कौन से स्टेज पर अपने प्रोडक्शन को रोकना चाहेगा या रुकना चाहेगा, कौन सा स्टेज प्रोड्यूसर के लिए रैशनल होगा, मतलब सबसे अच्छा पोजीशन प्रोड्यूसर को कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब है स्टेज 2। स्टेज 2 में रुकना किसी भी प्रोड्यूसर के लिए
रैशनल डिसीजन है। स्टेज 2 को लेकर के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि स्टेज 2 में डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है, फिर यहाँ पे रुकना कैसे फायदेमंद है। स्टेज 2 में भले ही टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है। दूसरी बात कि स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा है, बट जीरो और नेगेटिव नहीं हुआ है, स्टिल पॉजिटिव है। स्टेज 2 में, तीसरी बात, स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है। अगर स्टेज 1 में कोई भी प्रोड्यूसर रुक जाएगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो फिर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा। सो ये प्रोड्यूसर के लिए रैशनल डिसीजन नहीं होगा कि वो अपने प्रोडक्शन को कम ही लेवल ऑफ आउटपुट पे रोक के अपने प्रॉफिट को घटा दे। तो किसी भी प्रोड्यूसर के लिए रैशनल डिसीजन वो रहेगा जहाँ पे उसका प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को स्टेज 2 में मिलेगा। इसीलिए स्टेज 2 में रुकना प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल होगा और ये उसका एक अच्छा निर्णय कहलाएगा, रैशनल डिसीजन कहलाएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये कंप्लीट होता है। इस लॉ के बाद हमारा जो शॉर्ट रन लॉ का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा और अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग रन लॉ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। थैंक यू।